हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम लोग कृषि का व्यवसायीकरण अर्थात कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग और लगभग सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के सिलेबस का यह एक महत्वपूर्ण विषय है, कृषि का व्यवसायीकरण। इस वीडियो में हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि का व्यवसायीकरण अर्थात कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक सामान्य परिभाषा के तहत जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य जो होता है वह निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसे कृषि का व्यवसायीकरण कहा जाता है। अर्थात जो निर्वाह स्तर की जो कृषि अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि का जो उत्पादन होता है उसका स्थानीय स्तर पर ही उपभोग हो जाता है। अर्थात इससे दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि स्थानीय उपभोग के लिए ही कृषि का उत्पादन होता है। तो यह निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था होती है। इसमें अधिशेष उत्पादन नहीं होता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक का उत्पादन नहीं हो पाता है। इसका कारण यह होता है कि यह जो कृषि की जाती है वह परंपरागत बीजों और औजारों से की जाती है। इसमें सिंचाई की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती। कृषि सिंचाई के लिए मुख्य रूप से वर्षा जल पर ही निर्भर रहती है और उर्वरकों का उपयोग भी जो है सो प्रमुखता से नहीं किया जाता है। परंपरागत रूप से ही यह कृषि की जाती है, इसलिए इसमें अधिशेष उत्पादन नहीं होता है। आगे बढ़ें। धीरे धीरे सरकार की तरफ से अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाता है, जैसे उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में होने लगता है। सिंचाई साधनों का विकास होता है। कृषि भूमि में संस्थागत सुधार किए जाते हैं, जैसे जोतों को लाभकारी आकार देना। कृषि ऋण की व्यवस्था की जाती है। परिवहन के साधनों का विकास होता है ताकि अनाज मंडियों तक और देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच सके। तो इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ कृषि का व्यवसायीकरण शुरू होता है, क्योंकि इसमें निवेश किया जाता है और अधिशेष उत्पादन को बेच करके मुनाफा कमाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में भी कृषि का व्यवसायीकरण हुआ आधुनिक काल में, औपनिवेशिक काल में, लेकिन यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर थोपी गई थी। और इसका प्रभाव यह हुआ कि न तो कृषि का भला हुआ और ना ही कृषकों का, बल्कि दोनों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। तो आइए इस तथ्य को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि भारत में 1813 के बाद औपनिवेशिक शासन के स्वरूप में परिवर्तन आया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत यह औद्योगिक पूंजीवाद के चरण की शुरुआत थी। इसकी चर्चा मैंने औपनिवेशिक शासन के विभिन्न चरण इससे संबंधित अपने वीडियो में किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका अवलोकन किया होगा या आपको पता होगा। इस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वह पूरी हो चुकी थी, अतः ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान और इसकी भूमिका जो है सो बदल गई। 1813 तक भारत अब ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बाजार था और ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल और खाद्यान्नों का स्रोत बन गया। अतः भारत के ग्रामीणीकरण को एक सचेतन नीति के तहत प्रोत्साहित किया गया 1813 के बाद, ताकि ये दोनों ब्रिटिश हितों की पूर्ति हो सके। अर्थात जो ब्रिटेन के जो औद्योगिक उत्पाद हैं उसकी खपत भारत में हो सके
और ब्रिटिश उद्योगों के लिए या वहाँ के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति भारत से सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में वित्तीय पूंजीवाद के चरण में अर्थात 1807 से 1947 के समय में जब भारत में विदेशी पूंजी का निवेश होने लगा, जो अतिरिक्त पूंजी जो है सो जमा होने लगी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों के पास, तो वे उसका निवेश जब करने लगे उपनिवेशों में, तो इसका एक हिस्सा कृषि क्षेत्र में भी भारत में लगाया गया। लेकिन यह ब्रिटिश पूंजी का जो निवेश हुआ वह चाय, कॉफ़ी, जूट, नील, अफीम, पोस्त जैसे नकदी फसलों में लगाया गया। दूसरी तरफ नगद लगान की वसूली की व्यवस्था थी। भारत में जितनी भी भू राजस्व प्रणालियाँ लागू की गई, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी में जो है सो लगान जो है सो वह नगद रूप में वसूला जाता था। इसकी व्यवस्था नगद रूप में वसूलने की थी। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियों के से संबंधित अपने अध्ययन सामग्री में मैंने किया है। तो नगद लगान की वसूली और मुद्रा विनिमय के प्रचलित हो जाने से कृषकों को पैसे की जरूरत बढ़ी। अतः भारतीय कृषक भी जो था वह ऐसी फसल बोने के लिए बाध्य हो गए जिनको आसानी से बेच करके बाजार में मुद्रा प्राप्त की जा सके। इस प्रकार भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा और भारतीय कृषक जो था वह विश्व मंडियों के लिए खाद्यान्न और नकदी फसलों का उत्पादन करने लगा। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था एवं कृषकों की दशा में सुधार के संदर्भ में सकारात्मक थी, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं मिल पाया, बल्कि भारतीय कृषि एवं कृषक दोनों की दशा अधिक दयनीय हो गई। आइए इसे समझते हैं। इसका कारण था कि बनिक पूंजीवादी दौर में ही औपनिवेशिक शासन की नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया था। इसकी भी चर्चा मैंने एक अन्य वीडियो सामग्री में आपके साथ किया है। 1813 के बाद इसके बाद के वर्षों में एक सचेतन नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीणीकरण की नीति अपनाई गई। हस्तशिल्प उद्योगों के नष्ट होने से अधिकाधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो गई। इससे जोतों में अलाभकारी विखंडन हुआ एवं प्रति व्यक्ति भूमि की जो उपलब्धता थी वह कम हो गई। इससे कृषि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई और उत्पादन कम होने लगा। दोस्तों, जब कृषि पर दबाव बढ़ता है तो उसका बंटवारा हो, कृषि क्षेत्र का खेतों का बंटवारा होता है, और जब छोटे छोटे जोत हो जाते हैं तो उत्पादन के दृष्टिकोण से वे लाभकारी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके उत्पादकता जो है सो घट जाती है। तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जोतों का एक आकार एक निश्चित सीमा में होना चाहिए। लेकिन हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से भारत पर जब कृषि क्षेत्र में दबाव बढ़ा तो जोतों का विखंडन शुरू हो गया, तो इससे उत्पादकता कम होने लगी। दूसरी तरफ कृषि का व्यवसायीकरण तो किया गया, लेकिन कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार नहीं किया गया। हालांकि 1870 में कृषि विभाग की स्थापना अवश्य की गई थी तथा बंगाल एवं पंजाब में अधिक पैदावार वाले बीजों के परीक्षण करने तथा बेहतर तकनीकी विकसित करने के लिए प्रदर्शन फॉर्मों की स्थापना भी की गई, लेकिन ये प्रयास ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे। जैसे 1861 में जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ, अमेरिकन सिविल वार, तब वहाँ से ब्रिटेन को कपास का आयात बंद हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए पंजाब में अमेरिकी कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रकार सिंचाई सुविधाओं का विकास भी नहीं किया गया। जो थोड़े प्रयास किए गए वह संयुक्त प्रांत और पंजाब के पश्चिमी इलाके में किए गए, तो उन क्षेत्रों में भू राजस्व की दर को बढ़ा करके अधिशेष को हड़प लिया गया। अर्थात यहाँ भी कृषकों के पास धन का संचय नहीं हो पाया।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा कि कृषि में निवेश एवं इसके विकास हेतु ऋण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नतीजतन कृषि अर्थव्यवस्था के परंपरागत पिछड़ेपन ने प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता एवं बंजर भूमि के औसत अनुपात में वृद्धि को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कृषि में ह्रास एवं स्थिरता के लक्षण थे व्यवसायीकरण होने के बावजूद। चौथी बात जो हम लोग समझेंगे कि व्यवसायीकरण की इस प्रणाली में अग्रिम राशि ऋण आपदा, एडवांस डेब्ट डिस्ट्रेस, इस पर आधारित फसल बिक्री का एक ऐसा चक्र स्थापित हुआ जो कृषकों के शोषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था। इस प्रणाली में केंद्र में जमींदार, ऋणदाता एवं व्यापारी थे जो सरकार के साथ मिलकर के कृषकों का शोषण करते थे। कृषक धन के अभाव में कृषि कार्य हेतु नगद लगान चुकाने की बाध्यता और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए अपनी फसल को तैयार होते ही या फिर तैयार होने से पहले ही व्यापारियों को बेच देते थे, या ऋण की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण ले लेते थे। कृषकों द्वारा लिए गए ऋण के एवज में उनकी कृषि भूमि इसकी प्रतिभूति होती थी, गारंटी होती थी, अर्थात भूमि के एवज पर ही वो ऋण लेते थे। इसका प्रभाव यह होता था कि कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। यदि उनके पास समय होता तो वे व्यापारियों से बार्गेनिंग कर सकते थे और अपनी फसलों के लिए अधिक मूल्य मांग सकते थे, लेकिन उनके पास काफ़ी मजबूरियां थी, जिसके चलते फसल के तैयार होने से पहले ही व्यापारियों के साथ सौदा करके वे अपनी फसलों को बेच देते थे। जबकि कृषकों की फसल को सस्ते में खरीदकर जो व्यापारी वर्ग था वह अत्यधिक मुनाफा कमा लेता था। दूसरी तरफ समय पर ऋण अदा नहीं कर पाने की स्थिति में कृषकों की भूमि ऋणदाताओं की अर्थात साहूकारों की हो जाती थी तथा वैकल्पिक रोजगार के अभाव में कृषक जो था, विशेष करके जो छोटा और मझोला कृषक था, वह अपनी ही भूमि पर कृषि दास की भांति कृषक मजदूर बन जाता था। इस प्रकार कृषि के व्यवसायीकरण की इस प्रक्रिया में ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमि का विखंडीकरण, काश्तकारी एवं कृषि योग्य भूमि का व्यापारियों एवं महाजनों को हस्तांतरण, इन प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं। अब व्यवसायीकरण के तहत आरंभ की गई बागवानी फसलों, विशेषकर नील एवं पोस्त की कृषि जो था वह कृषकों के शोषण का एक सशक्त माध्यम बन गई। यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा कृषकों को इन फसलों के उत्पादन के लिए बाध्य किया जाता था। कोई भी कृषक नील की खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे जमीन की उत्पादकता जो है सो नष्ट होती थी। लेकिन इनका उत्पादन करने के लिए बागान मालिक जो विशेषकर यूरोपीय होते थे वो उन्हें बाध्य करते थे। इनके उत्पादन की मात्रा एवं उन पर कृषकों के अधिकार की स्वतंत्रता भी कृषकों की नहीं थी। इन फसलों के उत्पादन के लिए कृषकों को अग्रिम ऋण प्रदान कर फंसा लिया जाता था। ऐसा करने से इनकार करने वाले कृषकों का कानूनी एवं कानूनेतर उत्पीड़न भी किया जाता था। यह प्रवृत्ति जो थी विशेषकर बंगाल एवं बिहार में अधिक थी। इस व्यवस्था के साथ एक मुख्य बात यह थी कि इन बागानों का प्रबंधन यूरोपीय पूंजीवादी तरीके से करते थे, जबकि मजदूरों एवं कृषकों को सामंती दास्ता में ही काम करना पड़ता था। अधिकांश स्थितियों में लघु कृषक अर्थव्यवस्था को सामंती एवं जागीरदारी प्रथा के साथ साथ कायम रखा गया। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार भारत में कृषि का व्यवसायीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होकर के एक बलात् रूप में थोपी गई प्रक्रिया थी। जबरदस्ती
जिससे कृषकों को विश्व बाजार में कृषि उत्पादों में होने वाली कमी का कुप्रभाव तो सहना पड़ता था, परंतु उसकी बढ़ी हुई कीमत का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता था। 1920-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान उपरोक्त विसंगतियां जो थी और अधिक तीव्र हुई। इसने सामाजिक तनाव को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति कृषक दंगों एवं आंदोलनों के रूप में हुई। इसमें किसानों का मुख्य निशाना जमीन के बैनामे के एवं गिरवी के जो पेपर थे उनको उन्होंने बनाया। यद्यपि सरकार द्वारा कृषकों के हक में कुछ कानून बनाए गए, जैसे 1861 का पश्चिमोत्तर लगान अधिनियम, 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1888 का अवध रेंट एक्ट, परंतु इनका उद्देश्य कृषकों के विद्रोह की धार को कुंद करना मात्र था। अर्थात कृषकों के हित में अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता जो कृषकों का जिससे भला होता, तो ब्रिटिश हित इससे प्रभावित होते थे। इसीलिए ये जो प्रयास किए गए थे तो कृषकों के विद्रोह को रोकने के संदर्भ में किए गए थे। 1937 में कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तो इन्होंने भी कृषकों के हित में जो प्रयास किए वह काफ़ी नहीं थे। तो इस प्रकार कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ भारत को नहीं मिल पाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।